गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पाँचवें पेपर के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की बात कर रहे थे। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने प्लेटो के समय चलन में शिक्षा की पद्धतियाँ और उनकी विशेषताएं, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और उसका वर्गीकरण और उसका विश्लेषण, ये चीज़ें देख ली हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो के इस शिक्षा सिद्धांत में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। अब तक आपने ये समझ लिया होगा, जान लिया होगा कि अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से, अपनी शैली के माध्यम से और आसपास के अनेक नगर राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति को गलतियों से दूर रखने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया था अपने कल के लेक्चर में कि उसने उस समय के जो चलन में शिक्षा पद्धतियां थीं, उनकी अच्छाइयों का संग्रह किया है और उसमें कुछ अपने मौलिक सिद्धांत जोड़ दिए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो इस बात को अच्छी तरह अनुभव करता है कि क्रांतिकारी बदलाव यदि शिक्षा में किए गए तो समाज उसको आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। आप देखिएगा इस चीज़ को, पाठ्यक्रम में, शिक्षण की पद्धति में, परीक्षा की प्रणाली में जब बदलाव किए जाते हैं तो बड़े सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध और इस तरीके से किए जाते हैं ताकि जो विद्यार्थी उससे संबद्ध है उस पर उसका कोई बेहद प्रभावशाली असर ना आ जाए। कई बार जब बड़े बदलाव होते हैं तो आसानी से स्वीकार नहीं हो पाते। इसीलिए प्लेटो ने उस ज़माने में अपनी शिक्षा प्रणाली में अच्छाइयों का संग्रह किया है, बुराइयों को बाहर किया है और कुछ मौलिकताएं जोड़ी हैं। उद्देश्य एक ही है, आदर्श राज्य की स्थापना। तो उसके शिक्षा सिद्धांत की जो पहली विशेषता है वो है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ये हम पहले बात कर चुके हैं। शिक्षा की शुरुआत प्लेटो नहीं कर रहा, व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से पहले शिक्षा व्यक्ति का निजी अधिकार है, कर्तव्य नहीं है, ना उसका कोई दायित्व है। आपकी मर्जी है, पढ़ना चाहें पढ़ लें, नहीं पढ़ते हैं ना पढ़ें। सोफिस्ट शिक्षक हैं, घुमक्कड़ शिक्षक, ट्यूटर हैं, बेसिकली वो पैसा लेकर ज्ञान दिया करते हैं। उनसे जैसी आपकी क्षमता है, जैसे परिवार या कुल में आप जन्मे हैं, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं उनसे आप जान लें, और ना जानना चाहें तो उसमें राज्य आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा, आपकी मर्जी है। प्लेटो ने देखिए उस ज़माने में, यानी ईसा से 3 शताब्दी पहले, वो ये कह रहा है कि शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। आज आप देखिए दुनिया के मॉडर्न स्टेट जो हैं, हम आज के युग की बात करें, वो शिक्षा को मनुष्य के एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में देखते हैं और उसके प्रबंधन की कोशिश करते हैं। प्लेटो उस समय बात को कह रहा है जबकि उस वक्त शिक्षा पर राज्य व्यय नहीं कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आपका व्यक्तिगत दायित्व है, पढ़ना चाहें पढ़ लें, ना पढ़ना चाहें आपकी मर्जी है। आपकी नागरिकता पर, आपके अधिकारों पर, आपके कर्तव्यों पर,
आपकी भूमिका पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लेटो उस ज़माने में ये कह रहा है कि शिक्षा ही वो मार्ग है जिसके द्वारा आदर्श नागरिक पैदा होते हैं, जन्मते हैं, उनकी शिक्षण और प्रशिक्षण होता है। तो उसका ये जो मौलिक विचार था कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये बेहद महत्वपूर्ण था, जो उसकी पहली विशेषता मानी जाती है। दूसरा, स्त्री पुरुष समानता का प्रतीक। मैंने आपको पूर्व लेक्चर में कहा था कि एथेंस में ये परंपरा थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से पहले कि लड़कों को पढ़ाया जाना परिवार का दायित्व माना जाता था। एक अपेक्षा थी, दायित्व भी नहीं कहूँगा मैं, अपेक्षा थी कि परिवार अपने लड़कों को अक्षर ज्ञान जरूर देगा, इसका इंतजाम करवाएगा अपने वित्त से, अपने धन से, अपने संसाधनों से। राज्य की भूमिका नहीं थी उसके अंदर। प्लेटो पहला विचारक है जिसने स्त्री पुरुष समान शिक्षा की बात की है। जो उसका 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का पाठ्यक्रम है, जिसको हमने प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा कहा है, वो सबके लिए कंपलसरी है। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितने बच्चे 6 साल से 20 साल तक के हैं, ये शिक्षा सबके लिए है। और इसका सारा जो व्यय है वो राज्य उठाएगा, राज्य का कर्तव्य है। उस जमाने में जो शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहा है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो विचारक अपने समय से कितना आगे रहा होगा। तीसरा बिंदु, सैनिक प्रशिक्षण का समर्थन। अब इसको समझें आप। नगर राज्यों का दौर है, आकार ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जनसंख्या भी सीमित है और आकारों में और जनसंख्या में अंतर भी दिखाई देते हैं। तो एक राज्य की दूसरे से शत्रुता या युद्ध हो जाना एक सामान्य सी प्रवृत्ति मानी जाया करती थी उस जमाने के अंदर। प्लेटो इस चीज़ से रक्षा चाहता था, इसलिए उसने स्पार्टा से ये चीज़ ऋण के रूप में ली है। उधार मान लें इसको आप, जो 18 साल से 20 साल का 2 साल की अवधि है, इस 2 साल की अवधि में वो अनिवार्य सैनिक शिक्षण की जो बात कर रहा है वो राज्य की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। लाभ 2 हैं। नंबर 1, राज्य की आज्ञाकारिता। नंबर 2, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना। सैनिक प्रशिक्षण खाली आपको लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि आपको बचाव करना भी सिखाता है। आपदा कई बार प्राकृतिक भी होती हैं। अभी आप देख रहे होंगे राजस्थान भर के अंदर, खासतौर से कोटा और उसके आसपास बाढ़ के हालात बन रहे हैं, बेहद पानी पड़ रहा है। अब उस स्थिति में यदि आप प्रशिक्षित हैं ऐसे प्रतिकूल वातावरण में, तो आप खुद को, अपने परिवार को, समाज को बचा पाने में सक्षम होंगे। इसीलिए प्लेटो 2 वर्ष के अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की बात करता है, जो कि उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा का कदम है। अगला बिंदु, प्रारंभिक शिक्षा में संगीत और व्यायाम को विशेष महत्व। ये बात हम पहले कर चुके हैं, बस आपके सामने मैं इसकी गाइडलाइन रिपीट कर देता हूँ थोड़ी सी। बच्चे का जो मन होता है गीली मिट्टी जैसा होता है। स्कूल में या कॉलेज में आपने देखा होगा, ब्लैक बोर्ड पर यदि कोई बात बहुत साफ साफ लिखनी है और गहरे अक्षरों में, तो हम चॉक को गीला कर लेते हैं। उससे लिखावट भी साफ हो जाती है और आसानी से मिटती भी नहीं है। ये संगीत और व्यायाम दोनों उस 6 से 20 साल की अवधि में, जब उसने प्रारंभिक शिक्षा में केवल 2 ही विषय रखे हैं, संगीत और व्यायाम, इसके माध्यम से वो ये समझिए कि बच्चे के कोमल मन के अंदर वो चौक को गीला करके लिख रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की परंपराएं हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति यदि कोई बलिदान की स्थिति आए तो करना चाहिए। आपके राज्य में जो बड़े बड़े नायक हैं, जिनकी प्रशंसा में काव्य, गीत, कहानियाँ लिखे गए हैं, उन्हें पढ़िए और स्वस्थ रहिए। भाई, क्यों कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है? यही कारण है कि वो
संगीत और व्यायाम को विशेष महत्व देता है। अगला बिंदु, अच्छे नागरिक के निर्माण में सहायक। मैंने आपको पहले भी कहा था, उसके दिल में एक फांस चुभी है, प्लेटो के दिल में, सुकरात को मृत्युदंड, वो तो फांस का पहला सिरा है। इस कांटे के दो हिस्से हैं, एक उसके हृदय में चुभा हुआ है, एक हिस्सा बाहर है और वो भी उतना ही तीखा है। वो ये है कि वो ये देख रहा है, उसने महसूस किया कि जब सुकरात के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था तो एथेंस की जनता चुप क्यों थी, उसने गलती का विरोध क्यों नहीं किया। नागरिक तो वो भी थे, निर्माण की प्रक्रिया में उनका योगदान था, वो चाहते तो विरोध कर सकते थे, क्यों नहीं किया गया। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि वो अच्छे नागरिक नहीं थे, क्योंकि नागरिक होने के नाते उस समय का जो यूनान था, नागरिकों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त थे, राजनीतिक चर्चाओं में हिस्सा लेना, निर्णय निर्माण में भागीदारी। वो ये देख रहा था कि सही निर्णय में अगर भागीदारी है तो गलत निर्णय का विरोध भी जनता को करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। शिक्षा के माध्यम से वो अपने नागरिकों को ऐसा बनाता है कि वो शासन के गलत निर्णयों का सही तरीके से विरोध करे। देखिए, दो चीज कही है मैंने, शासन के गलत निर्णयों का सही तरीके से विरोध। आजकल आप देखते होंगे लोकतंत्र के अंदर आगजनी, तोड़फोड़, या कोई पानी की टंकी पर चढ़ गया, या बसों में आग लगा दी, या तोड़फोड़ कर दिए, नुकसान कर दिया। विरोध तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका संविधान सम्मत नहीं है। प्लेटो ये दोनों चीज सिखाता है यहाँ पर कि उसकी शिक्षा प्रणाली से जो नागरिक आएंगे वो शासन की आज्ञाओं का पालन करने वाले, गलत निर्णयों को चुनौती देने वाले, पर सही तरीके से ये चीजें शिक्षा के माध्यम से सीख कर आगे बढ़ेंगे। अगला बिंदु, वर्ग विशेष के एकाधिकार का विरोध। जब उसने शिक्षा को सार्वजनिक किया है और ये जिम्मेदारी राज्य को दी है कि उस पर जो व्यय आएगा, जो खर्चा आएगा, वो राज्य उठाएगा। इसका आशय ये हुआ कि शिक्षा पर जो लोग नहीं पढ़ पाते, देखिए समाज के वर्ग तब भी थे, आज भी हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। कई बार आप पाएंगे ऐसी स्थिति होती है कि आपके वित्तीय हालात ऐसे नहीं होते कि आप शिक्षा का जो व्यय है उठा सकें, चाहे वो फीस हो, या आपका यूनिफॉर्म हो, या किताबें हों, या अन्य खर्चे हों। प्लेटो ने इस बात पर ध्यान दिया है और यही कारण है कि शिक्षा के प्रबंधन का सारा व्यय उसने राज्य पर डाला है, कि व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराए अपने व्यय से, और नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वो उसका लाभ उठाएं। यहां पर वो वर्ग विशेष के जो एकाधिकार थे, जैसे आप कुलीन तंत्र से आ रहे हैं, आपके पास संसाधन हैं तो आप पढ़ पा रहे हैं, और यदि आप ऐसे वर्ग से हैं कि आपके पास आर्थिक साधन नहीं है तो आप चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहे। प्लेटो ने इस व्यवस्था को खत्म किया है, जो वर्गीय एकाधिकार उस समय हुआ करता था कि यदि आपके पास धन है सोफिस्ट को देने के लिए तो आप पढ़ पाएंगे, और यदि नहीं है तो आपके भाग्य में शिक्षा नहीं है, भले आपकी इच्छा कितनी प्रबल क्यों ना हो। प्लेटो ने इस अव्यवस्था को तोड़ा है। अगला, अब बात करते हैं उसकी उच्च शिक्षा की। आप उसके विषयों के चयन को देखिए, अपने फर्स्ट ईयर को याद करें जरा। आप ये पाएंगे बहुत से विषय तो आपके 11-12 में चला करते थे। कुछ विषय ऐसे हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में आने के बाद ही देखे होंगे अपने कॉलेज में जहां पढ़ते हैं, या यूनिवर्सिटी की साइट को सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। वो विषय स्कूल में नहीं थे, बहुत से तो थे। जो विषय आप पढ़ रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, वो आपके 11-12 में था। लेकिन क्या सारे विषय जो कॉलेज में चल रहे हैं ये स्कूल में चलते थे? नहीं, क्योंकि माना जाता है इन विषयों के अध्ययन के लिए एक परिपक्व मस्तिष्क चाहिए।
ये चीज़ आज से या ईसा से भी 2,500-3,000 साल पहले प्लेटो कह रहा है। आप देखिए, उसने प्रारंभिक शिक्षा में विषय नहीं डाले हैं, संगीत और व्यायाम केवल 2 विषय रखे हैं। बाकी उसके बाद उसकी उच्च शिक्षा है 10 साल से 30 साल तक की, 30 से 35 तक की, उसमें फिर उसने कठिन विषयों को जोड़ा है, क्योंकि तब वो मान रहा है कि मस्तिष्क इतने परिपक्व हो गए हैं कि वो इन विषयों की कठिनाई को समझ सकें और इनके आधार पर अपने आप को तैयार कर सकें। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट है, विषयों का विभाजन है, बड़ा ही वैज्ञानिक और संतुलित है। ये उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगला, विषयों का मनोवैज्ञानिक विभाजन, ये वही बात है जो मैंने आपसे पहले कही कि उसने प्रारंभिक शिक्षा में कॉमन सब्जेक्ट रखे हैं, म्यूजिक और एक्सरसाइज, संगीत और व्यायाम। ये 2 विषय ऐसे हैं, दुनिया में ऐसे बहुत कम, नहीं के बराबर आपको लोग मिलेंगे जिन्हें संगीत या व्यायाम में रुचि ना हो। और बच्चों को तो होती है, उन्हें तो खेलने को चाहिए, और संगीत भी है। इसके अलावा जब वो बड़े होते हैं, उसकी जो उच्च शिक्षा है उसमें देखिए, उसने 10 साल से 30 साल तक विषय कुछ और रखे हैं, गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र। और आगे जाकर 30 से 35 वो लेके आता है डायलेक्ट को या द्वंद्ववाद को और दर्शन को। यानी उम्र के साथ साथ वो जो विषय बांट रहा है, ये उसकी शिक्षण पद्धति की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि कुछ विषय मस्तिष्क की एक खास परिपक्वता के बाद ही समझ में आते हैं। तो ये प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं थी। अपने अगले व्याख्यान में हम इसकी कुछ रिक्तियों या कमियों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।